नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका फ्लाई ड्रीम के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, फ्लाई ड्रीम इस वर्ष मना रहा है अपनी चतुर्थ वर्षगांठ और इस मंथ हमारे पब्लिकेशन को 4 वर्ष हो रहे हैं। तो इसके तहत हम लोग अपने फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के लेखकों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनके फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के साथ के अनुभव कैसे रहे। तो आज हमारे साथ फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के सबसे पुराने लेखक हैं जिनके साथ फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने अपना प्रकाशन शुरू किया। हमारे साथ आज मौजूद है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से निपेन जी पेशे से एक टेक्नीशियन है और हृदय से कवि, लेखक और उपन्यासकार। इसके साथ हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार शोभा शर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि लगातार पाठकों के बीच सन 1952 से आकाशवाणी के माध्यम से अपनी कविताएं, कहानियां सुना रही हैं और उनकी कई सारी कहानियां, लगभग 200 से अधिक कहानियां पाठकों के बीच में हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का। नमस्कार। क्योंकि सेशन हमारा सत्र जो था वो 6 बजे से शुरू होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से हम कुछ देरी हो गई, इसलिए हम बिना देर के अब अपने सत्र को शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को, जब आप अपनी किताब जो पहली मल्लिका जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से आई, जब उसे ला रही थी, तो आपने फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को ही क्यों चुना? हेलो, हाँ जी, मेरी जो किताब आई है पहली, वो उपन्यास के रूप में पहली किताब आई है, एक थी मल्लिका, और वो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की तरफ से आई है। तो इसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे फ्लाई ड्रीम का साथ मिला। फ्लाई ड्रीम का साथ भी मुझे अनायास ही मिला। मैं प्रतिलिपि पर लिखती थी, तो वहाँ से उन्होंने मेरी कहानी को पढ़ा और हमारा संपर्क हुआ। इसके बाद फ्लाई ड्रीम्स का कहना चाहिए कि मुझे पूरी मतलब टीम में जयंती जी है, मिथिलेश जी है, तो सभी का इतना अच्छा गाइडेंस मिला और कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने तुरंत उसको सॉल्व किया और आज तक साथ चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि जब आप फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से अपनी किताब ला रहे थे, तो आप शुरुआती लेखकों में थे जब फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से ज्यादा किताबें नहीं आई थी। तो ऐसे में आपके फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के ऊपर विश्वास करना कितना सहज था या कितना मुश्किल था? मन में क्या भावनाएं आ रही थी कि किस तरीके का पब्लिकेशन होगा, क्या इनके साथ काम कर पाएंगे या नहीं? तो किस तरीके का वो आपके मन में उस समय भावनाएं? जी, मेरा भी संपर्क प्रतिलिपि से ही हुआ था। जैन जी से जब मेरी फोन पे बात हुई तो उनकी बात से मुझे लगा कि जो पाठक चाहता है उसकी नब्ज इन्होंने पकड़ी है। अभी जो स्टार्ट इन्होंने किया था तो 50 पेज की छोटी किताबों से स्टार्ट किया था। उसके कुछ सैंपल मैंने मंगवा के पढ़े थे। कहानी की एडिटिंग और प्रूफ में काफ़ी काम किया गया था, कवर बहुत अच्छे बने थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे यहाँ पब्लिकेशन की बड़ी भीड़ है, लेकिन क्या है, ज़्यादातर पब्लिकेशन क्या कहते हैं कि आप हमें इतना अमाउंट दें और हम आपको इतनी किताब छाप के दे देंगे। ना कोई मार्केटिंग की रेडी है उनके पास, ना ही उनके पास जो है उसमें समय है कि वो प्रूफ रीडिंग या उसमें एडिटिंग करें। लेकिन जैन जी ने वो सब चीज़ें, जब हमारा शुरू हुआ तो मैंने देखा कि एक कहानी को जो 20-22 हज़ार शब्द की कहानी थी, उन्होंने उसमें सुधार करवा के इतना बना दिया कि वो जो है 150 पेज उपन्यास तक चली गई। तो विश्वास करना तो आसान हो गया, फिर कवर पेज और मार्केटिंग और ये सब, और लगातार सबसे संपर्क करके सबको लेके चलना, सेशन करना, सारे लेखकों को साथ बैठ के मीटिंग करना, ये सब। तो इससे लगा कि भाई इस पब्लिकेशन में ये चीज़ है कि आगे जाने की एक लगन लगी हुई है। और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे वो अपने आप में भी लेखक थे और उनकी अपनी भी पुस्तकें, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि केवल अपनी पुस्तकें ला रहे हों, और चुनिंदा लेखकों को लेके आ रहे थे। जितने भी लेखक लिख रहे थे, चाहे वो नितेश जी हों, चाहे वो मिथिलेश जी खुद हों, चाहे शोभा जी हों, देवेंद्र प्रसाद जी हों, या निशांत मौर्य की जो कवर हैं वो देख के जो है पहली नज़र में जो किताब, वही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहली नज़र में आप किताब का कवर देखते हैं,
उसके पीछे कंटेंट क्या लिखना है वो भी सलाह देना, और कहानी को पूरी तरह से एक तरह से जो है परिभाषित करता हुआ कवर। ये सब चीजें देख के लगा कि भाई इनके साथ जुड़ने में फायदा है और बहुत आगे तक जाएंगे, हम भी जाएंगे इनके साथ आगे तक, क्योंकि जब जुड़े हैं तो साथ चलते रहेंगे। ये अच्छा, कि मैं भी कहना चाहती हूँ जी कि जी शुरू में जब मुझे किताब का वो मिला कि किताब आप हमारे साथ छपवाइए, नमस्कार तो मनमोहन मुझे जी, थोड़ा नमस्कार। सा डर लगा। नमस्कार सर। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। देखिए, मेरी भी पहली किताब थी और पब्लिकेशन का भी काम शुरू हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा 1-2 महीने मैंने सोचा भी कि क्या किया जाए। मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जो ये सफर चला है इसमें बहुत सारे लोग जो टीम के जुड़े, और जयंती जी का, मिथिलेश जी का बहुत कहना चाहिए कि अलग ही काम था। तो इसमें किसी भी तरह का एक शब्द भी अगर कंफ्यूज कर रहा है उनको, मेरी जो स्क्रिप्ट गई है तो इसमें किताब की, तो वो उन्होंने मुझे कॉल करके और पूछा कि ये इसको किस तरह से लिखा जाना है, क्योंकि मेरी किताब में थोड़ा सा बुंदेली का भी टच है। तो उन्होंने हर चीज को टेक्निकली पूरा वो किया, डिफाइन किया ये चीज। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि कोई भी गलतियां नहीं। और देखिए, कवर तो इतने सुंदर हैं कि फ्लाइट ड्रीम्स के जितने भी बुक्स आई हैं, सभी बुक्स के एक से बढ़ के एक कवर है। तो ये सब मिला के, और कहना चाहिए कि फैमिली जैसा माहौल मिला। पब्लिकेशन से हमें ये नहीं लगा कि हम किसी पब्लिशर से बात कर रहे हैं, तो एक फैमिली जैसा माहौल मिला। और किताब कब आ गई मेरे हाथ में, मुझे तो ये मतलब पता भी नहीं चला, और किताब हाथ में आ गई तब बहुत खुशी हुई कि चलो, ये हम हमारे जो लोगों के सुनते हैं ना कि तमाम रुपया खर्च करना पड़ता है और किताब छपवाने के लिए एड़ियां घिस जाती हैं, लेकिन ये हमारा बहुत ही अच्छा है, लेखकों के लिए भी बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव है। आने वाले लेखकों को भी वैसा ही माहौल मिलेगा, ये मेरा कहना है। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको विशेष अनुभव है, आप लंबे समय से लिख रही हैं, आपने हाँ एक जी, मैं तो लंबा। दिल्ली प्रेस में और दूसरे उसमें कहानियां लिखती थी, तमाम जो नेशनल मैगजीन थी, तो जी तमाम जी मैं लेडीज जो महिला में पत्रिकाएं होती उनमें सब में मैंने लिखा है। जी। तो मैम उससे एक आपके पास अनुभव भी है कि किस तरीके से पुराने समय में लेखन होता था, प्रकाशन होता था। तो और लिखना लेखक के मन के भाव होते हैं, वो अपने भावों को अपनी कलम के माध्यम से, अपने कीबोर्ड के माध्यम से एक पुस्तक का रूप दे देता है, लेकिन उसके बाद छपना एक अलग तरीका हो जाता है और एक लंबी यात्रा होती है। तो लेखन जी से हाँ लेके जी। छपने तक के जो आपकी प्रोसेस रही, और उसमें फ्लाइट टीम ने किस तरीके से आपका सहयोग किया और किस तरीके से प्रोसेस रही? ये जो अभी तक जैसे कहानियां जो छपती हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भेज देते हैं इस कहानियों को, फिर वो उनका काम है पब्लिकेशन में। कहानियां मैगजीन्स में आ रही हैं तो हम लोग हस्तलिखित जो पत्र वो होती थी कॉपी, वो भेजा करते थे। अब अब जो लेखन आया है वो डिजिटली आया है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मेरे बच्चों ने भी सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। और कहीं अगर मैं फंसी हूँ तो मुझे फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन के जो ये लोग हैं, जयंती जी हैं और जितने भी हमारे लेखक हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और मेन जयंती जी ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, अगर मैं रात के 10 बजे भी फोन कर लूं कि ये चीज यहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो उतने समय सॉल्व कर देंगे तुरंत। और मेरी जो मतलब जो पहली उपन्यास की जो वो थी, थीम थी, वो सिर्फ 3000 शब्दों की थी। तो पहले इन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपने हिसाब से बढ़ाइए। 16,000 की जो फर्स्ट एडिशन आया, वो 16,000 का आया था, 16,000 वर्ड्स का। फिर इसके बाद मैंने पब्लिकेशन के ही मतलब कहने पे उसको फिर 70,000 का किया। तो ये एक अच्छा अनुभव है, मतलब लंबा लिखने के लिए उपन्यासकार को ये प्रकाशन की तरफ से सहयोग मिलना, बार मीटिंगें होना और तमाम पोस्टर बनाने के वो सिखाना, हर चीज सिखाना, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। निपेन जी,
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के समय में प्रकाशक काफी सारे हैं और प्रकाशक के ज्यादा होने की वजह से सेल्फ पब्लिकेशन भी आ चुका है, जिस वजह से व्यक्ति को छपना आसान हो गया है। लेकिन आज भी एक बड़ी समस्या हर लेखक के साथ है कि वो किस तरीके से पाठकों तक पहुंचे। तो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने आप लोगों को किस तरीके से पाठकों तक पहुंचने में सहयोग किया और किस तरीके से आप लोगों को पाठकों तक पहुंचाया? फ्लाई ड्रीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही है कि मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। पूरी टीम पूरा एक वो बनाते हैं, अपना लेखकों को ऑनलाइन लाते हैं, बीच बीच में ऐड करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, और जो किताब पढ़ने वाले ग्रुप हैं उनको खोजते हैं, वहाँ पे किताबें डालते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मार्केटिंग में बहुत अच्छा ध्यान है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, क्या करते हैं, आपने पैसा दिया या नहीं भी दिया, उन्होंने किताब छाप दी, उसके बाद वो बिकेगी नहीं बिकेगी, कहाँ पड़ी रहेगी, उस पर कोई उसका ध्यान नहीं होता है। अब इसमें क्या है, फ्लाई ड्रीम में लगातार चेंजेस आती है। जैसे पिछला कवर कुछ और था, अब ये जैसे ये नया है, इसका कवर देखिए आप, इसकी साइनिंग देखिए, अगर ये 1000 की भीड़ में रखी रहेगी तो दूर से नजर आ जाएगी किताब। अब और भी पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, उनके कवर पेज होते हैं। दूसरी बात, ये एडवर्टाइज में काम नहीं करते हैं लोग। यूट्यूब वीडियो बना के, जैसे अभी हमारा सेशन चल रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, ये फेसबुक में जाएगा। दूसरे मैंने उनको ये चीज करते नहीं देखा कि जो है मार्केटिंग में कुछ काम कर रहे हो, या लेखकों के साथ बैठ के, जैसे अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू कर रहे हो। यहाँ तक कि हमने और जेनजी ने एक साथ बैठ के दाल चावल तक खाया। वो सब पब्लिकेशन हाउस से लोग मिलते नहीं है, दाल चावल खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई एक साथ बैठ के। ये चीज नहीं है बाकी जगह पे। अच्छा मैम, जैसे कि कई सारे पाठक भी जो हमसे पूछ रहे हैं और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अभी किताबें फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के साथ आई और अब इसके बाद आपकी कौन सी किताबें जो है वो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के साथ आएंगी? शोभा मैम। हाँ, काम चल रहा है और अगली जो किताब आएगी वो हॉरर में ही आएगी। लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा सा अभी समय और लूंगी, क्योंकि मेरा लेखन जो होता है वो बिल्कुल मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती हूँ, जब तक मैं उसको पब्लिश होने में वो नहीं रखती हूँ। तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 महीने लग सकते हैं। लेकिन जो आएगी नई किताब वो तैयार है, एडिट भी हो चुकी है और हॉरर पे ही है, हॉरर जॉनर में ही है वो किताब अगली, और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से ही आएगी। तो दोस्तों, शोभा मैम ने एक बड़ी घोषणा की है कि हॉरर के चाहने वालों के लिए एक जल्दी उनकी किताब बीच में होगी। और अच्छी बात यह है कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से होगी, तो ये हम सबके लिए ही बेहद खुशी की बात है कि जल्द से जल्द मैम की किताब आए और हम उस किताब को पढ़ें और एक अलग ही रोमांचकारी दुनिया में पहुंच जाए। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं निपेन जी से या शोभा जी से, तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उनके सवालों के जवाब हम लाइव सेशन में ही देंगे। निपेन जी, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एक पात्र है, आपने एक पात्र गढ़ा जिसका नाम था अर्जुन पंडित, और ये काफी चर्चित पात्र रहा। तो इसके साथ अभी काफी दिनों से आपने कोई काम नहीं किया, तो इस पे आप कब काम कर रहे हैं? इसकी नई श्रृंखला या इसकी नई उपन्यास कब तक पाठकों के बीच में होंगे, और क्या वो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से ही होंगे या किसी अन्य पब्लिकेशन से? देखिए, अर्जुन पंडित ये 2 कैरेक्टर हैं। पंडित का पूरा नाम है सागर पंडित और अर्जुन सिंह दूसरा कैरेक्टर है। ये तिलिस्मी खजाना जो किताब है, इसकी शुरुआत इन्हीं लोगों से हुई थी, तिलिस्मी खजाना। तो इस सीरीज पे काम चल रहा है। अभी देवेंद्र प्रसाद जी का भी एक सवाल आया था कि इस सीरीज की अगली किताब और मेरी अगली किताब, इसी सीरीज की अगली किताब और मेरी भी अगली किताब जो है वो तिलिस्मी नकाबपोश के नाम से है जी। तिलिस्मी नकाबपोश, तिलिस्मी खजाना का कहानी तो तिलिस्मी खजाने की अपनी पूरी है, तिलिस्मी नकाबपोश अपने आप में पूरा है। लेकिन जहां तक बात अर्जुन पंडित की है तो वो आपके साथ वीडियो नहीं आ पा रहा है साहब। तो दोस्तों, जैसे कि निपेन जी बता रहे थे कि जल्दी उनकी किताब तिलिस्मी नकाब हम सबके बीच में होगी, तो तिलिस्म पढ़ने वालों को एक बेहद ही रोमांचकारी सफर। सर, आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ।
सर आवाज कट गई थी, आप बता रहे थे तिलिस्मी नकाबपोश पोश के बारे में। हाँ, तिलिस्मी नकाबपोश, ये अर्जुन पंडित आपका साथ देते रहेंगे उस किताब में भी। और किताब की एक बार एडिटिंग हो चुकी है, बाकी अब फ्लाइट पब्लिकेशन से ही आएगी, तो वहीं से जो देर है वो उधर से ही हो रही है, इधर से तो एक बार एडिटिंग हो चुकी है उसकी। बाकी अब जैन जी बताएंगे कब तक आएगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था कि इस साल में आ जाएगी। उसके बाद जो अगली है वो भी मेरी तरफ से तैयार हो चुकी है, उसका नाम महामाया है। वो भी मैं जो है एडिटिंग करके जल्दी भेज दूंगा। वो भी इसकी अर्जुन पंडित सीरीज की अगली किताब है, यानी कि तिलिस्मी खजाना सीरीज की ही 2 किताबें आप ये मान लो कि तिलिस्मी नकाबपोश और महामाया, ये मेरी तरफ से तैयार है, बाकी फ्लाइट ड्रीम से ही आएंगी। तो जल्दी 2 किताबें अर्जुन पंडित सीरीज की हम लोगों के बीच में होंगी, और से पाठक जो है एक नए खजाने की खोजों पर तिलिस्म के साथ निकलेंगे और एक नई रोमांचकारी दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां वो इस दुनिया से इतर अपने आप को पाएंगे और अपनी कल्पनाओं के नए बियाबान बुनेंगे। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप लंबे समय से लेखन कर रही हैं, एक वरिष्ठ लेखिका हैं, तो आपने कई सारे पब्लिकेशन, कई सारे प्रकाशकों के साथ, कई सारे पत्र पत्रिकाओं के साथ काम किया है। तो एक समस्या मैंने हमेशा देखी है, या एक बात मैंने हमेशा देखी है कि जो प्रकाशक होते हैं और जो लेखक होते हैं, तो उनके बीच में हमेशा रॉयल्टी को लेकर ठनी रहती है। वो कहते हैं कि आपने रॉयल्टी ढंग से नहीं दी या आपने कम दी, प्रकाशक कहते हैं कि हमने सही दी है, हमने ज्यादा दी है। तो इस मामले में फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन कैसा है, ताकि जो कुछ नए लेखक होते हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, तो वो इससे समझ सके कि उनकी जो उनकी किताब आएगी तो उसमें उन्हें रॉयल्टी किस तरीके से जुड़ी। तो रॉयल्टी के मामले में प्रकाशन कैसा है? देखिए अनमोल जी, क्या है कि रॉयल्टी एक ऐसा मामला है जिससे देखिए लेखक मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा अर्निंग का भी एक वो रहता है, आकर्षण रहता है कि भाई कुछ तो अर्निंग हो, मेहनत हम लोग करते हैं इतना। तो दूसरे पब्लिकेशन जिन्होंने मतलब जहाँ से दूसरे लोगों की किताबें आई हैं, तो मैंने कई लोगों से ये सुना है कि रॉयल्टी का तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये माइनस पॉइंट है हमारे फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन में। जो हम लोगों की किताबें आती हैं इसमें ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि रॉयल्टी के मामले में हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। हर 6 महीने में रॉयल्टी दी जाती है, हम लोगों को बराबर मिल रही है और पर्याप्त मिल रही है। मेरी किताब बेस्ट सेलर में रही तो अच्छी रॉयल्टी मिली है, मेरे मन मुताबिक मिली है। और मुझे कभी तो मतलब इस तरह का पूछना नहीं पड़ा कि मेरी रॉयल्टी आई नहीं है। अपने आप रॉयल्टी का के मामले में बहुत पारदर्शिता है। निपा जी, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, या विशेष रूप से मेरी विशेष इच्छा है कि आप इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं या जो नए लेखक जो हमसे जुड़े हैं इस लाइव सेशन के माध्यम से, आप सबसे पहले लेखकों में से एक हैं, तो आपने प्रकाशन का पूरा सफर देखा है। और जो कुछ पब्लिकेशन और भी आजकल नए नए खुल रहे हैं जो अपने अपने अलग अलग तरीके से लुभावने वादे दे रहे हैं, किस तरीके से हम प्रकाशित करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं। तो आप अभी भी शुरू से जुड़े थे और अभी भी फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन के साथ जुड़े हैं, तो आपको अन्य पब्लिकेशनों से फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन किस तरह अलग लगा? देखिए, मेरी अन्य पब्लिकेशन से भी किताबें आई हैं। ये देखिए आप, ये 2 किताबें मेरी दूसरी जगह से छपी थी। मुझे सबसे बड़ा अंतर वही लगा जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि मार्केटिंग में मुझे जो पब्लिकेशन फ्लाइट ड्रीम का जो मार्केटिंग है वैसा नजर आया नहीं। और दूसरी चीज है कहानी पे काम। जैसे फ्लाइट ड्रीम एक कहानी का वैसे जैसे होता है ना कि किसी चीज का रस निकालना है, तो फ्लाइट ड्रीम जब तक उसका रस नहीं निकाल देता तब तक उसको निचोड़ता रहता है। कहानी पब्लिकेशन में आएगी, हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार एडिटिंग चलती रहे, जब तक पूरी टीम संतुष्ट ना हो जाए, लेखक खुद संतुष्ट ना हो जाए। बाकी जगह ऐसा नहीं, हमने अगर कुछ लिख के दिया है, अगर गलतियां भी हैं, जैसा का तैसा छप गया। अब उसके बाद वो बिक रहा है नहीं बिक रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं। आगे कैसे उसका एडवर्टाइज करना है, कैसे लेखक को आगे बढ़ाने के लिए करना, वो कोई मतलब नहीं है। बड़े पब्लिकेशन हो चाहे नए हो चाहे छोटे हो, इस चीज पे कोई काम नहीं कर रहा है। फ्लाइट ड्रीम अभी भी इस चीज पे बहुत काम कर रहा है। मेरी किताब 2019 में आई थी, शोभा जी की भी 2019 में ही आई होगी।
लेकिन अभी भी हम लोगों से निरंतर संपर्क बना हुआ है। अगली किताब कब आएगी, कैसे आएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उनका एडवर्टाइजमेंट और नई कहानियों पे चर्चा, ये बंद नहीं हुई है। अब आप लगाइए 3 साल में कोई और दूसरी किताब नहीं आने के बावजूद भी वो चर्चा लगातार जारी है, मार्केटिंग में और कैसे अच्छा करें, और पाठकों की क्या डिमांड है, क्या नई कहानी किस विषय में, ये सब चलता रहता है। तो ये चीज थोड़ी सी फ्लाइट ड्रीम की बाकी जगहों से अलग है कि आप सब बैठ के एक साथ बात करके कि भाई नया क्या मार्केट में चल सकता है, एक टीम की तरह काम करते हैं। बाकी जगह पे वो टीम वर्क नजर नहीं आता। किताबें तो आ रही हैं हमारी अभी, ये बात सही है। एक किताब शायद और भी दूसरी पब्लिकेशन से आए, क्योंकि वो फ्लाइट ड्रीम की जो मांग है 50,000 से ज्यादा शब्द होने चाहिए, वो उस पर खरी नहीं बैठेगी, तो दूसरी जगह से लानी पड़ेगी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो संतुष्टि है वो नहीं है बाकी जगह। लाते हैं, कहानी लिख देते हैं। मतलब आपके काम में अगर कोई एडिशन होना है तो बराबर पर्सनली ध्यान दिया जाता है कि आप ये एडिशन करिए, 1 बार 2 बार जो भी करना है। तो ये लेखक के लर्निंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। ये बात ये बार बार बताया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। अच्छा, हम लोग भी एक एक गलतियां मार्क करते हैं, किताब अगर कोई छप के आनी होती है और बताते हैं तो वो पूरी मतलब अशुद्धि नहीं मिलेगी कहीं किताब में कि पाठक हाथ में ले और फिर पछताए कि ये मैंने किताब गलत खरीद ली। अगर वो किताब लेगा और खरीदेगा तो उसको वो 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ेगा तो तब भी उसको उतना ही आनंद आएगा। मैम मैं एक आपसे जानना चाहूंगा कि जो नए दर्शक या जो नए लेखक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो हॉरर लेखन करना चाहते हैं तो वो हॉरर लेखन के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किस तरीके से लेखन की शुरुआत करें? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है और मेरे पसंद का है, क्योंकि मैं हॉरर लिखने में बहुत आनंद महसूस करती हूँ। तो क्या है कि कोई भी ये लेखन वैसे किया जाए, हॉरर करें, हॉरर विधा हो या तो सामाजिक विधा हो, तो उसमें जब तक आप उसमें डूब के नहीं लिखते हैं, आप शब्द तो देखिए वही है, लेकिन आप उसको जब डूब के लिखेंगे, आनंद लेके लिखेंगे और पूरा इमेजिनेशन करेंगे, जैसा आपको लगेगा आप जो लिख रहे हैं आप उसको उसमें खुद एक पात्र बन जाएंगे, तब वो लेखन इतना आनंददायक होगा और पाठक को भी उतना ही आनंद देगा। तो शुरुआत करें लेखन के लिए तो पहले उसका आदि अंत सोच लें, कैसे मतलब उसका अंत करना है, कैसे शुरुआत करनी है और क्या पात्र होंगे और पात्रों की क्या मनोदशा होगी, क्या उनकी स्थिति चल रही है, वो सब आप पूरा एक ताना बाना बना लें और इसके बाद फिर आप लेखन शुरू करें। तो फिर देखिए आप बहुत आनंद आएगा। और सबसे बड़ी चीज है, कोई भी काम में रुचि लेके जब किया जाता है, उसमें डूब के किया जाता है तो वो परिश्रम सार्थक होता है। निपेन जी, मैं आपसे भी इसी तरीके का एक सवाल जानना चाहूंगा कि तिलिस्म लेखन में आपका कोई जवाब नहीं, ऐसा पाठक कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो वरना जो हमारे दर्शक सोच रहे हैं वो कहें कि अपने लेखक की खुद तारीफ कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो पाठक किताब पढ़ते हैं तो वो बाद में बताते हैं फीडबैक के माध्यम से कि निपेन जी की जो तिलिस्म कहानियों का है उनका कोई जवाब नहीं है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब तिलिस्म लेखन कर रहे हो, तिलिस्म की कहानियां लिख रहे हो, इस विधा इस तरीके की कहानी जब हम लिख रहे होते हैं तो इनमें किस बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए? अच्छा सवाल है। तिलिस्म का जो शब्द है वो एक तरह से साइंटिफिक शब्द है। तिलिस्म कोई जादू नहीं है कि अचानक से कोई भी चीज अपने आप हो गई, उसके पीछे लॉजिक होता है। तिलिस्म के पीछे कोई भी तिलिस्म बनेगा, जैसे कोई दरवाजा खोलना है, उसका यहाँ पे लोग लगा है, अब आप कहीं दूर से खोल रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन ऐसा बताना पड़ेगा कि वो लॉजिक फिट लगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। आपने कहीं कोई वजन डाला, वहां से कोई पत्ती दबी, उस पत्ती ने किसी कब्जे को दबाया, उस कब्जे ने कहीं लोग को दबाया, तो एक हो सकता है वो दूर से वो काम हो रहा हो, दरवाजा कहीं और खुल रहा हो, लेकिन वो सब मैकेनिज्म होगा, वो एक इंजीनियरिंग लगेगी उसमें। और उसके साथ जैसे हमारे उपन्यास में क्या 2 चीजें एक साथ चलती है, तो अकेला तिलिस्म काम नहीं करता है, तो उसमें क्या जादूगरी भी है, माया भी है और तिलिस्म भी है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा काम को आसान कर देती हैं कि भाई कहीं जो है अगर हमें लॉजिक नहीं लग रहा है तो हमने जादू का सहारा ले लिया, माया का सहारा ले लिया कि भाई अब उसमें तो कोई सवाल नहीं कर सकता, माया तो कुछ भी कर सकती है, जादू कुछ भी कर सकता है। लेकिन
सबसे बड़ी बात है दृश्यांकन। दृश्यांकन मतलब आप जो भी लिख रहे हो वो पाठक को पढ़ते समय दिखना चाहिए, उसके दिमाग में उसकी इमेज बननी चाहिए। अगर वो इमेज बनाने में आप सफल हो गए तो पाठक एक बार आपके नहीं पढ़ लेगा, किताब रख नहीं सकता। ये एक लेखक की सफलता होती है। आपने दृश्यांकन ऐसा बनाया कि दृश्य पाठक के दिमाग में घुस गए। अब वो ऐसे घुसे कि वो उनको अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा, चाह के भी नहीं निकल पा रहा। हमारे साथ क्या होता है, जैसे अभी मैं एक कहानी लिख रहा था, अधूरी मूर्ति, जैन जी से लंबी चर्चा हुई, उसके बाद कहानी लिखनी शुरू हुई, सीन दिमाग में डाले। अब जैन जी ने मुझे कहा, निर्भय जी 60,000 सब चाहिए इस बार, आप थोड़ा कम लिखते हो कहानी को, अब कम फालतू कहानी खींचने की तो होती नहीं। तो अब मैंने उसको लिखना शुरू किया। अब आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहानी जब 35,000 शब्द तक पहुंची तो अब उस कहानी को मैंने लिखना बंद कर दिया। वो कहानी खुद अपने आप को लिखने लगी, और ऐसा लिखने लगी कि जब वो कहानी खत्म हुई तो सब 65,000 हो चुके थे, और अभी भी गुंजाइश है कि उसमें और बढ़ सकते हैं। तो वो होता दृश्यांकन। वो दृश्य मुझे दिखने लग गए, मैं केवल उंगलियां चला रहा हूँ और दृश्य अपने आप चल रहा है। ये होता है एक त्रिस्म और एक माया और एक जादू, जो भी है, आप उसका दृश्यांकन कितना अच्छा कर पा रहे हैं दर्शक को, पाठक ही आपका तो दर्शक तो नहीं है, लेकिन आपको अपने पाठक को दर्शक बनाना है, उसको दिखना है, तभी वो उसको पढ़ेगा। केवल पढ़ने के लिए तो कोर्स की किताबें बोर करती हैं, सबको कौन पढ़ना चाहता है? ऐसे उपन्यास तो आदमी मनोरंजन के लिए पढ़ता है, तो उसको दृश्यांकन बनाना पड़ेगा। एक अच्छी कहानी जो है तो वो पाठक को जोड़ लेती है अपने साथ, 4 6 10 15 पन्नों में ही जोड़ लेती है, फिर वो पाठक अंत तक पढ़ता ही जाता है, उसको छोड़ नहीं सकता। वो ये जरूरी है। अगर लिंक नहीं हो पाया है पाठक, तो वो हमारी उसमें कमी है। हम 10-15 पेज में ही पाठक को इतना ज्यादा उसमें अपने साथ किताब के साथ जोड़ लेते हैं कि फिर वो आगे पाठक अपने आप पढ़ता जाता है, और वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रील चल रही है, और वो उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं लिखने के लिए। सर आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, उतने में कनेक्शन कट गया था। आप बता रहे थे तिलिस्म हाँ, के। ये नेटवर्क हो जाता है। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कोई भी तिलिस्म का वही है कि एक मैकेनिज्म है, एक तरह का, हर चीज का लॉजिक होता है उसमें। आप लॉजिक दे रहे हैं, पाठक को समझ में आएगा कि भाई हाँ ये ऐसा हो सकता है। अगर आप एकदम कोरी गप लिख रहे हैं तो वो फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। बाकी दृश्य को ही मैं मेन बता रहा था कि दृश्य आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि वो पाठक को दिखने लग जाए, मतलब पाठक एक तरह से दर्शक बन जाए। जब आप पाठक को दर्शक बना लेते हो तभी आपकी कहानी सफल मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमें सुन रहे हैं और कोई आपके जहन में सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, लेखन से संबंधित, प्रकाशन से संबंधित, या लिखने पढ़ने से संबंधित कुछ भी सवाल ऐसा जो आपके दिमाग में चल रहा है और आपको लग रहा है कि इसका मुझे जवाब चाहिए और कोई उचित व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हमारे साथ आज 2 बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति बैठे हैं जो आपको अपने अनुभव के हिसाब से उनका जवाब देंगे, और आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिससे हम उनके जवाब जान सकते। मैं अब लगभग समय भी हो चला है और हम लोग सत्र के अंत की ओर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ नए लेखक हैं या जो नए पाठक हैं, तो किस तरीके की किताबें आज के समय में मैम, किताबें बहुत सारी आ चुकी हैं। पाठक रोज किताबें कई सारी पाठकों के बीच आ जाती हैं, तो किस तरीके की किताबों का चुनाव करें, कैसे वो चुने किन किताबों को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, और लेखक भी लिखने से पहले कैसे चुने कि उसको किस विधा में लिखना है या किस विधा में नहीं लिखना है। इसके लिए कुछ आपकी तरफ से टिप्स? नए पाठकों के लिए तो देखिए बहुत सारा आगे वो पड़ा है, बहुत अभी लेखन भी बहुत हो रहा है और किताबें भी बहुत सारी हैं, लेकिन कंटेंट जिसमें अच्छा है, लेखक के लिए भी यही बात है कि सबसे बड़ी चीज है कंटेंट का अच्छा होना, रोचक होना। कंटेंट यदि रोचक है, अब मैं भूत प्रेत भी लिखती हूँ, हॉरर में मेरे भूत प्रेत सब आते हैं, लेकिन वो एक पात्र, लाइव पात्र की तरह उपस्थित होते हैं किताब में। तो बस सबसे बड़ा चीज रोचकता है। यदि आपकी किताब कंटेंट में रोचकता है
तो वो पाठक पढ़ेंगे। और पाठक भी ऐसे नहीं है, पहले रिव्यू देखते हैं और तमाम लोगों से सब पता करते हैं, पाठक तभी मिलते हैं। और मेरी एक थी मल्लिका जो मैंने पहली किताब लिखी, उसके बाद तो 3-4 2-3 भी आ गई हैं, साझा संकलन भी आए हैं और कहानी संकलन भी आया है, एक रूह के साए। लेकिन सभी किताबों को पाठक बहुत मिले हैं और उन्होंने बहुत पसंद किया है, बेस्ट सेलर में रही है एक थी मल्लिका जी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि निपेन जी एक अच्छे उपन्यासकार और कहानीकार के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं। तो मैं आपसे सर निवेदन करूंगा कि आपकी कोई एक कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो हमारे पाठकों के लिए। कविता तो शौक है शौक, और कविता सुनने के लिए तैयार है। ऐसे तो कुछ याद रहता नहीं कविता। अब ये एक किताब थी ज्वाला, ये ज्वाला किताब थी, इसमें भी एक कविता लिखी थी मैंने उस समय, यही पढ़ देता हूँ। अब ऐसे तो कोई कविता एकदम से तो याद नहीं रहती। ये कविता थी जो ज्वाला किताब में आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जिन्होंने ज्वाला किताब पढ़ी उन्होंने पढ़ी होगी ये कविता। तो इसका दृश्य यह है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र देता है, उपन्यास में मतलब ये दृश्य है। तो प्रेम पत्र में क्या लिखा है वही कविता के माध्यम से लिखा गया है। सुघड़ अंग सघन केस, सुघड़ अंग सघन केस, उजला रंग परिवेश, बिखेरती शीतल सुगंध मुस्कुराकर मंद मंद, बिखेरती शीतल सुगंध मुस्कुराकर मंद मंद, अपरिचिता परिचय तो बता, अपरिचिता परिचय तो बता, क्या है तेरा अता पता। अपरिचिता परिचय तो बता, क्या है तेरा अता पता, कोई अप्सरा सुरराज की या विधि की अद्भुत कृति, कोई अप्सरा सुरराज की या है विधि की अद्भुत कृति, ले रही मादक तरंग हुई कमान मेरुदंड, ले रही मादक तरंग हुई कमान मेरुदंड, नयन भटके बार बार हो रहा मेरा मन उदंड, तुम हो सुंदर एक फूल हो न जाए मुझसे भूल, ले रहा हूं अनुमति तुमसे प्रेम करने की। ये एक छोटी सी कविता थी, ये किताब में तो बहुत ही प्यारी कविता आपने सुनाई, बहुत बढ़िया। दोस्तों थे हमारे साथ शोभा शर्मा जी और निपेन जी, जिनसे हम बात कर रहे थे फ्लाई ड्रीम के 4 वर्ष की 4 वर्ष का अनुभव कैसा रहा और किस तरीके से फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के साथ उनकी किताबों का सफर रहा। और इस सत्र हमारा लगभग 7 दिन का ये सत्र का पूरा क्रम है, जिसमें 2 दिन की बातचीत हो चुकी है। कल किसी अन्य टॉपिक पर अन्य लेखकों से हम बात करेंगे, जिसकी जानकारी आपको फ्लाई ड्रीम के सोशल मीडिया पेज पर मिल जाएगी। कल हमारे साथ कुछ नए लेखक होंगे जिनसे हम बात करेंगे उनके अनुभवों की और अनेक विधाओं की फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन जो प्रकाशित होती है। सर, आपका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे आग्रह पर अपनी कविता सुनाई और हम सबको हर्षित किया। आज के लिए दोस्तों मिलते हैं। नमस्कार।